Dear IIT JEE Mains aspirants, please note important key points about 13 group elements. सबसे पहले इनके सोर्सेस, बोरान के जो सोर्सेस हैं वो बोरैक्स Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट, दूसरा है कर्नाइट Na2B4O7.4 वाटर, यानी दोनों के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में फर्क है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है बॉक्साइट Al2O3.2 वाटर एंड क्रायोलाइट Na3LF6। इसके साथ ही साथ इंडिया में माइका जो मिनरल है उसमें एल्यूमिनियम मिलता है, माइका याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनके एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा कौन होगा? बोरान। बोरान के बाद गैलियम आएगा, यानी बोरान से जो बड़ा साइज है वो एल्यूमिनियम नहीं होगा, गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, यानी सबसे बड़ा थैलियम हो गया, सबसे छोटा बोरान हो गया, ठीक है ना। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्राई पॉजिटिव केटायंस में अगर ट्राई पॉजिटिव केटानिक साइजेस के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। ओके, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी में बोरान ग्रेटर देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड लास्टली इंडियम। यानी गैलियम, इंडियम, थैलियम में वही आयोनाइजेशन एनर्जी का वही ट्रेंड होता है जो डी ब्लॉक के 12th ग्रुप का होता है, यानी मरकरी का ज्यादा होगा, जिंक का कम होगा और कैडमियम का उससे कम होगा, ठीक है ना। देन आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। एक्चुअली उसका रीजन ये स्टूडेंट्स कि इससे पहले यहां पर डी ब्लॉक होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इनके कारण यहां पर Z इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती? बढ़ती जाती है। देन मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो कम है लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी 2627 केल्विन, और इसीलिए गैलियम को हम यूज किया जाता है टू मेजर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा बोरान का, although boron is non-metal, in spite of that its melting point is very high, 2180 degrees C. It is due to its crystalline structure. Its crystalline structure is consisting of icosahedral units which are linked to one another. One icosahedral unit is consisting of 12 boron atoms. Okay. मेल्टिंग पॉइंट के बाद स्टूडेंट एक और बात आती है कि इनका डेंसिटी की बात अगर हम देखा जाए तो डेंसिटी इन जनरल क्या होगी? ग्रुप में नीचे डाउन होते हुए क्या होगी? बढ़ेगी। डेंसिटी के बाद नेक्स्ट आता है एक और पॉइंट पर मैं ध्यान दूंगा आप लोगों को, ई नॉट ट्राई पॉजिटिव, दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ट्राई पॉजिटिव केटायंस में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम का नेगेटिव होगा, वहीं पर थैलियम का पॉजिटिव होता है। मतलब थैलियम में पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि थैलियम 3+ एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर,
ओके, इट इज ड्यू टू व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद आगे स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं। इनमें स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल इस ग्रुप में आता है। तो एज वी मूव डाउन फ्रॉम बोरान टू थैलियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more and more stable. Rather, थैलियम के कंपाउंड्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे और वहीं पर थैलियम 3 वाले कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड एक थैलियम 1 ट्राईआयोडाइड। इट इज आइसोमॉर्फस विथ सीजियम ट्राईआयोडाइड। देन स्टूडेंट्स, इन सभी एलिमेंट के हैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं बिकॉज इनकी कोवेलेंसी 3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और इसलिए ये लुईस एसिड का वर्क करते हैं। और लुईस एसिड में स्टूडेंट्स ध्यान दें, लुईस एसिड कैरेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यानी BCl3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर बेटर होगा देन AlCl3। ठीक, देन इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। दे ऑल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हालांकि बोरान अमार्फस फॉर्म में ही रिएक्शन करेगा, क्रिस्टाइन फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन विद ऑक्साइड के बारे में अगर बात किया जाए तो दे ऑल फॉर्म E2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना, बोरान की ऑक्साइड एसिडिक होगी, एल्यूमिनियम गैलियम की एम्फोटेरिक होगी, इंडियम और थैलियम की ये 3 ऑक्साइड जो है वो बेसिक होगी। ठीक है ना। इसके अलावा दे आल्सो रिएक्ट विद नाइट्रोजन। बोरान रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ अगर हीट करेंगे तो बोरान नाइट्रेट बनाएगा, उसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाएगा। और इन नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस अगर स्टीम से कराते हैं तो अमोनिया गैस बनेगी, यहां पे आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि स्टीम के हीट के इन्फ्लुएंस में आते ही Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट, इसके बाद इनकी रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलीज। बोरान डजंट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एज वेल एज अल्कलीज, while boron reacts with a strong oxidizing acid like concentrated nitric acid. Aluminium reacts with both acid as well as alkalis, liberating hydrogen, क्योंकि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है। लेकिन एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में पैसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्परवियस ऑक्साइड लेयर ओवर इट्स सरफेस। नेक्स्ट स्टूडेंट, बात करते हैं इनके कंपाउंड्स की। इन कंपाउंड में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इन बोरेक्स पे। बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट, जिसको इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 वाटर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, ट्वाइस Na+, ट्वाइस Na+, B4O5 OH होल 4 2-.8 वाटर। इसलिए कहा जाता है कि बोरेक्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, जैसे टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉलिड बोरेक्स।
इसका aqueous solution alkaline होगा and hence its aqueous solution can be titrated with dilute HCl by using phenolphthalein or bromothymol blue as an indicator. Okay, इसका हीटिंग स्टूडेंट हम आपको एक्सप्लेन करता हूं. Na2B47 ऑन हीटिंग दिस, सबसे पहले बोरेक्स क्या होता है, स्वेल करता, फूलता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू ए क्रिस्टलाइन मास. लिक्विड में बदलेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टलाइन मास एंड दिस क्रिस्टलाइन मास इज कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम मेटाबोरेट and boron sesqu oxide यानी B2O3 -10 water. ओके स्टूडेंट, इसी से हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट कराते हैं. ये जो B2O3 मिलता है, दिस B2O3 रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स जिनके मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दोज डी ब्लॉक मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स में, यानी दोज डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड जिनके मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दे फॉर्म कलर्ड बीट्स, कलर्ड कंपाउंड ऑफ मेटाबोरेट्स. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड CO BO2 होल ट्वाइस, ये ब्लू कलर का बीट बन जाता है. इसी तरीके से कोबाल्ट ऑक्साइड, cobalt 2 oxide also form blue color bead of metaborate. Okay, so borax is used for identification of d block metals also which are paramagnetic. Then students, borax के बाद नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे इसका अगला कंपाउंड आर्थोबोरिक एसिड में. ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ B2S6, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन नाइट्राइड एंड सो ऑन. ऑर्थोबोरिक एसिड प्लेनर मॉलिक्यूल है. इट एक्ट्स एज ए मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड, अर्हीनियस एसिड नहीं है. ओके, इसको हीट करने पर क्या होता है, इट डिकम्पोजेस. देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स फर्स्ट इनटू मेटाबोरिक एसिड and then it will convert into tetraboric acid and then boron sesqu oxide. H2B407, on heating it further it will convert into boron sesqu oxide. ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा, एक लेयर बन जाती है. यानी solid orthoboric acid is consisting of planar layers. In each layer many orthoboric acid molecules are connected to one another by intermolecular hydrogen bonding. और एक लेयर में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो टाइप की रिंग्स बनती हैं, एक होता है 8 मेंबर, एक होता है 12 मेंबर. ओके, इस ऑर्थोबोरिक एसिड के बाद में नेक्स्ट डिस्कशन हम लेते हैं स्टूडेंट्स B2S6 यानी डाइबोरेन. डाइबोरिन का सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बोरान और हाइड्रोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से B2S6 आप नहीं बना सकते क्योंकि बोरान का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है. तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग बनाते हैं, जिसमें एग्जांपल एक बहुत अच्छा है. BF3 की रिएक्शन अगर मान लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके, तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनेगा और B2S6 बन जाएगा. ठीक है ना. इसी तरीके से
BF3 की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यहां पर बन जाएगा, इसमें भी B2S6 प्लस लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम फ्लोराइड, यहां पर सोडियम फ्लोराइड एंड प्लस B2S6 plus B2S6. One more very important reaction is, students, iodine plus sodium borohydride in the presence of decline. Basically क्या होता है, this iodine oxidizes H minus into H2 और यहां भी बन जाएगा सोडियम आयोडाइड प्लस B2S6 and plus hydrogen. These three reactions are very important preparation reactions. Okay, properties. B2S6 is colorless, poisonous, gaseous substance. On exposure to air, it undergoes combustion. इसका combustion highly exothermic है, but it is not used for इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि B2O3 क्या करेगा, एग्जॉस्ट नोजल को चोक कर देता है. B2S6 रिएक्ट्स विथ वाटर, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, लुईस एसिड का काम करता है और इसीलिए जब किसी लुईस बेस के साथ रिएक्शन करता है तो B2S6 मॉलिक्यूल में जो ब्रिज बॉन्ड आते हैं वो उनका क्लीवेज दो टाइप से हो सकता है, एक सिमेट्रिकल दूसरा अनसिमेट्रिकल. तो आपको याद रखना है कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज अमोनिया, मिथाइलएमीन, डाइमिथाइलएमीन के साथ होगा. इसको छोड़कर जो बाकी दूसरे बेसेस हैं उनके साथ में क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, जैसे CO, फास्फीन, इनके साथ क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा. ओके, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली सभी लोग जानते हैं, एक मिनट शॉर्ट में बना देता हूं. बोरॉन, बोरॉन H NH, this is bridge bond or banana bond. Okay, इसको हम लोग कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, बोरान का हाइब्रिडेशन sp3. ओके, ये ब्रिज बॉन्ड लॉन्गर होंगे, टर्मिनल बॉन्ड शॉर्टर होंगे. ये एंगल अल्फा 109 से कम होगा, ये एंगल 109 से बड़ा होगा. ओके, ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, वहीं पे टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी. स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं इनके यूजेस की. बोरान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि बोरान इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ फाइबर्स. ठीक है ना, बोरान कार्बाइड के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में. बोरान का एक आइसोटोप है 5B10 जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है. बोरान का ऑक्साइड B2O3 को यूज करते हैं पायरेक्स ग्लास बनाने में, जिसका फंक्शन होता है, पायरेक्स ग्लास हैज वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. इसके अलावा B2O3 को हम लोग यूज करते हैं, B2O3 ले लें, आर्थोबोरिक एसिड ले लें या बोरेक्स ले लें, इनको हम यूज करते हैं कहां पर, ग्लेजिंग पर्पस के लिए, ग्लेज पेपर बनाने में, अर्थिन वेयर को ग्लेज बनाने में, ठीक है ना, यूज किया जाता है. एल्यूमिनियम का मेनली यूज कहां पर है, एलॉयज बनाने में, लाइट वेट एलॉयज बनाने में. इसके अलावा एल्यूमिनियम मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कॉपर से 2 गुनी है, इसलिए एल्यूमिनियम वायर को यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में. साथ ही साथ एल्यूमिनियम के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर हम एल्यूमिनियम को अपने फूड में अगर लाते हैं तो एक डिजीज डेवलप होती है जिसका नाम है अल्जाइमर. इट मेक्स ब्रेन सेनाइल, यानी लॉस ऑफ मेमोरी. ओके, सो स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली.
एलिमेंट्स कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सबसे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। इनका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कार्बन से लेड तक बढ़ता जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन लेड एंड देन टिन। ठीक है ना, लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन टिन। फर्स्ट और सेकंड दोनों आयोनाइजेशन एनर्जीज में ऐसा ही होता है। तो नेक्स्ट थिंग, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, और इनका टिन और लेड बेसिकली ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट मेटल है। कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड बेसिकली मेटल्स हैं। उसी तरीके से बोरान वाली फैमिली में बोरान एक नॉन मेटल है, बाकी सभी क्या है, मेटल्स हैं। ओके, अगर स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कार्बन का ज्यादा होगा, वहीं पर इन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है। डेंसिटी कार्बन से लेड तक आने में डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। 14 ग्रुप में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल आएगा, क्योंकि लेड 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सक्लूसिव वर्क्स इन द 6 पीरियड एलिमेंट्स ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप। इस कारण से लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। लेड जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनके टेट्राहैलाइड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो टेट्राहैलाइड की स्टेबिलिटी कार्बन से लेड तक आने में डिक्रीज होगी। वहीं पर डाइहैलाइड के बारे में अगर हम बात करें तो नीचे आने पर डाइहैलाइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक ब्रीफ ऑर्डर हम लिख देते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। वहीं पर डाइहैलाइड के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो GeCl2, SnCl2 और PbCl2। SnCl2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब स्टूडेंट के ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। जनरली ये मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बनाते हैं। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, जबकि सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो डाइऑक्साइड में सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन का डाइऑक्साइड एसिडिक, जर्मेनियम का भी एसिडिक होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इनके और डाइऑक्साइड एसिडिक, टिन और लेड के एम्फोटेरिक। वहीं पर मोनोऑक्साइड कार्बन का न्यूट्रल, जर्मेनियम का एसिडिक, टिन और लेड के क्या होंगे, बेस एम्फोटेरिक होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि इनमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखा जाए तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन से टिन तक घटती है। रादर एनसीईआरटी के डाटा के मुताबिक जर्मेनियम और टिन दोनों की कैटेनेशन प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम मिलती है। हालांकि जर्मेनियम की लिटिल बिट हायर होती है, लेकिन जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर होती है और लेड कैटेनेशन शो नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेड कैटेनेशन शो नहीं करता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स पर। तो कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैं बात करूंगा यहां पे फ्लोरीन्स के बारे में। तो फ्लोरीन्स बेसिकली क्या है, ये सिंथेटिकली मेड एलोट्रॉप्स हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है
वो बकमिस्टर फुलरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं C60 से रिप्रेजेंट कर, जिसका फॉर्मूला है C60। दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज इनमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। यानी जैसे डायमंड है ना, तो डायमंड में क्या होगा, कहीं से भी कट करेंगे तो सरफेस के जो कार्बन एटम होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी, कट होगी। लेकिन इनमें कोई इस तरीके से कट वाले बॉन्ड नहीं होते हैं, यानी डैंगलिंग बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और हर कार्बन पर एक अनपेक्टान रहता है। ये अनपेक्टान बेसिकली क्या होगा, डीलोकलाइज होगा और इसलिए इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी आता है। इसमें दो टाइप के रिंग्स होती हैं, एक आती है 6 मेंबर रिंग होती ये, और एक होती है 5 मेंबर, ठीक है ना। तो 20 होती है 6 मेंबर और 12 होती है 5 मेंबर। एक 6 मेंबर 5 और 6 मेंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती, लेकिन कोई भी दो 5 मेंबर रिंग आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। एक 5 मेंबर रिंग हमेशा 6 मेंबर से कनेक्टेड होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें 60 वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। लेकिन काइनेटिकली स्टेबल कौन ज्यादा होता है, डायमंड होता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट हैज बीन अज्यूम्ड एज 0, जबकि डायमंड और फ्लोरीन का पॉजिटिव होता है। फ्लोरीन का ज्यादा पॉजिटिव होगा, डायमंड का कम पॉजिटिव होता है। अब एक और बड़े अच्छे रिएक्शन स्टूडेंट यहां पे पूछे गए जेईई मेंस में, मैं आपको बता देता हूं। कार्बन के ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लिया हमने, N प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हम सिंथेसिस गैस भी कह सकते हैं, ओके। तो अगर हम यहां पे निकल कैटालिस्ट लेते हैं, निकल कैटालिस्ट लेते हैं तो यहां पे बन जाता है मीथेन। अगर हम कोबाल्ट कैटालिस्ट लेते हैं तो यहां पे मिथेनॉल बनता है, मिथेनॉल बनता है। अगर कैटालिस्ट कोबाल्ट के अलावा हम इन्हें यहां पे कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं तो भी मिथेनॉल बनता है। लेकिन अगर कॉपर कैटालिस्ट अगर हम लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहां पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस स्टूडेंट्स फॉर जेईई मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सिलिकेट्स पर, ओके। सिलिकेट्स, ओके। पहले एक जनरल पॉइंट सिलिकेट्स पर कुछ देखिए। Basically, silicates are simple silicates are salts of various silicic acids. The basic structural unit of all silicates is SiO4 4- tetrahedrons. The basic structural unit of all silicates is SiO4 4- tetrahedron. Such tetrahedron can be linked to one another by sharing corner oxygens, and thus different types of silicates are produced. If there is no sharing of corner oxygen, orthosilicate, one sharing parosilicate, two sharing metasilicate, metasilicate में दो आएंगे, चेन जिसको पैरोक्सिन्स भी कहते हैं, और साइक्लिक जिसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है बैरिल। 3 शेयरिंग में शीट सिलिकेट एंड 4 शेयरिंग में 3D silicate. Okay. Silicates are also thermally stable and chemically resistant towards most of the chemical reaction. एक और बात खास में है यहाँ पे कि in all silicate, all 4 valencies of silicon are directly bonded to oxygen and therefore oxidative state of silicon will always be +4 while that of oxygen will always be -2. तो अगर कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए स्टूडेंट, देखिए यहां पे मान लिया लिखा गया यहाँ पे X Al ट्वाइस Si6 O18 और आपसे कहा जाए कि यहां पर X की वैल्यू निकालिए, तो इट इज वेरी ऑब्वियस बेरिलियम सेकेंड ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
एल्यूमिनियम की +3 इंटू 2, सिलिकॉन की +4 इंटू 6 और ऑक्सीजन की -2 इंटू 18 इज इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं 3D सिलिकेट्स की। एक्चुअली 3D सिलिकेट में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्वार्ट्ज, ट्राइडामाइट एंड क्रिस्टोबैलाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका है, ठीक है ना, जिसमें क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। और एक और बात, सिलिकेट्स जो है एक सिंगल एसिड है जिसके साथ रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है HF। इसके अलावा एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं, इसके अलावा दूसरी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो क्वार्ट्ज का खास बात क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, यानी बाय मैकेनिकल एक्शन से वहां पे करंट प्रोड्यूस होती है। और एक इसका एमार्फस फॉर्म आता है क्रिजलगर, यानी सिलिका का एमार्फस फॉर्म है क्रिजलगर, ठीक है, ये स्पेलिंग है। क्रिजलगर, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर 3 डायमेंशनल सिलिकेट में अगर हम सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से सब्स्टिट्यूट करा दें और जो लेफ्ट वैलेंसी उसको एल्कली मेटल केटायन से अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं तो 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स बनते हैं, जिसमें वेरी वेल एग्जांपल है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार का फॉर्मूला आ गया ये, पोटेशियम एल्यूमिनियम Si3O8, फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स है एनहाइड्रस। वहीं पर जियोलाइट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, जियोलाइट्स में जैसे एक हम परमिटेड की बात करें, NaAl Si3O8 सॉरी O6.X वाटर, ओके। तो जो जियोलाइट्स बेसिकली है वो क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। 3 डायमेंशनल हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, दे सॉफ्टन हार्ड वाटर बाय exchange of their cation with calcium and magnesium and present the hard water because they have open pore structure, और इसलिए मॉलिक्यूलर सीप्स का काम भी करते हैं, ठीक है ना, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर इनके पोर से पास हो जाते हैं और इसलिए फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, यानी वाटर सॉफ्टनर फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा यूज है कि they also used as catalyst in petroleum industries for cracking of hydrocarbons, और इस रिगार्ड में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल यूज किया जाता है ZSM5, है ना, ये सिंथेटिकली मेड जियोलाइट है ZSM5, इसको यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे सिलिकॉन्स की, ठीक है ना। सिलिकॉन्स में देखें, सिलिकॉन्स एक एग्जाम्पल हम बता देता हूं आपको, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर 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 एन आर, ओके। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक ये डायग्राम बनाया हुआ है साइक्लिक सिलिकॉन्स का। तो silicons are organosilicon polymers in which at least one valency of silicon is directly bonded to alkyl or aryl group, and they also have SiO(Si) linkages. They are thermally stable and chemically resistant towards most of chemical reagents because of a stronger SiO bond. Okay. स्टूडेंट इनको बनाने के लिए हम ग्रिग्नॉट रेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके जो एनसीईआरटी में उसमें डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम सिलिकॉन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सी, जिससे क्या होता है कि
क्लोरोसिलेन बन जाते हैं, है ना, एल्काइल्स क्लोरोसिलेन बन जाते हैं। जैसे हम थोड़ा ब्रीफ में अगर हम बताना चाहें तो देखिए R3SiCl, इसकी हाइड्रोलिसिस से डाई सिलिकॉन बन जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और फिर कंडेंसेशन कराएंगे तो डाई सिलिकॉन बन जाएगा। फिर R2SiCl2, इसकी हाइड्रोलिसिस से कराएंगे तो डाइहाइड्रिक सिलेनॉल बनेगा, जिसके कंडेंसेशन से हम लीनियर एज वेल साइक्लिक सिलिकॉन्स बना सकते हैं। और फिर हम बात करें यहां पर RSiCl3, इसकी हाइड्रोलिसिस से ट्राइहाइड्रिक सिलेनॉल बनेगा और जिसके कंडेंसेशन से हम शीट एज वेल एज 3D सिलिकॉन्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिलिकॉन्स के साथ एक बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछी गई है, दे एक्ट एज वाटर रेपेलेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो डिवाइसेस जो पानी में रहते हैं उनकी सिलिकॉन से कोटिंग कर दी जाती है। स्टूडेंट, इसके अलावा एक बड़ा अच्छा रोल है कि सिलिकॉन्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। जे एडवांस में भी आ चुका है, सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। इसके अलावा दे आर आल्सो बायोकंपैटिबल एंड हेंस दे कैन बी इम्प्लांटेड इन ह्यूमन बॉडी आल्सो। सो दिस इज अबाउट द 14 ग्रुप एलिमेंट्स। नाउ moving towards 15 group elements. Elements. Nitrogen family. Okay. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. इसमें सबसे पहले इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं जिनसे इनको आइसोलेट किया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा आपके लिए जे मेंस के लिए वो है फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के जो कंपाउंड से वो हैं 3 कैल्शियम फास्फेट होल ट्वाइस डॉट CH2। तो अगर XF है, यानी अगर यहां पर X की जगह हम फ्लोरीन लेते हैं तो यानी रादर फ्लोराइड आएगा तो क्या बोलेंगे, फ्लोरोएपेटाइट। Cl है तो क्लोरोएपेटाइट, OH है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और अगर मान लिया सिर्फ कैल्शियम फास्फेट है, इसको हम बोलेंगे फास्फोराइट। तो आपको एक सोर्स याद रखना है। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इनका एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक डिक्रीज करेगी, सेम ट्रेंड को। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बिस्मथ की आयनाइजेशन एनर्जी एंटीमनी से ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होगी, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन बिस्मथ एंड लास्ट में क्या आएगा, एंटीमनी। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि बिस्मथ एज ए मेटल इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, 271 डिग्री सी, है ना। इस बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है 271 डिग्री सी, और इसीलिए बिस्मथ को यूज किया जाता है फ्यूज वायर बनाने में। और जो फ्यूज वायर जो बनता है वो बेसिकली एक एलॉय है जिसका नाम है रोज मेटल, जिसमें 50% के लगभग बिस्मथ होता है। और वहीं पर इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, 1837 केल्विन होता है। ओके, हालांकि सबसे ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर आता है एंटीमनी का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, बिस्मथ यहां पर मेटल है। ये सभी एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक हैं, सभी एलिमेंट पॉलीएटॉमिक हैं। और इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल आता है
जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन बिस्मथ का सबसे स्टेबल कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड of bismuth in +5 oxidation state because bismuth cannot oxidize F- into fluorine. Okay. स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये सभी एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन. ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 और 5. ठीक है ना. तो जो नाइट्रोजन है ना स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स +1 से लेकर +4 तक जो है वो एसिडिक मीडियम में, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स +1 से +4 तक ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं इन एसिडिक मीडियम. वहीं पर फास्फोरस के +1 और +3 वाले जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम में भी. लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करते हैं. मैं एक एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट्स. देखिए, ये आ गया HNO2, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहां पे 3 है, तो बन जाएगा यहां पर क्या? HNO3 एंड प्लस NO में डिस्प्रपोर्शनेट होगा. यह एसिडिक मीडियम में होगा, जबकि स्टूडेंट आपको बताएं सोडियम नाइट्राइड स्टेबल है ना. और वहीं पर अगर हम बात करें H3PO2 डिस्प्रपोर्शनेट्स ऑन हीटिंग इनटू फास्फेन एंड प्लस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां पे -3, यहां पे +5. ओके, H3PO3 on hitting this phosphine plus H3PO4. Next, NaH2PO2 on hitting this phosphine plus NaHPO4. अब देखिए यहां पर इसमें थोड़ा सा मैंने इसलिए लिया, आपको सोडियम कितने वहां पे लाने, आपको बैलेंस करें. देखिए फास्फोरस की ऑक्सीडेशन +1 है, यहां पर आ गया कितना? -3, यानी +1 से -3 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, और यहां पर आने पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? रिलीज किए. यानी 2 फास्फोरस है, 2 लिख दिया, 2 सोडियम आए, 2 सोडियम आपको इधर रखना है, तो यानी यहां पर क्या हो गया? Na2HPO4 बन जाएगा. वो अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करा, एसिडिक में भी करा, ये सिर्फ एसिडिक में करेगा. ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं इनके ऑक्साइड के बारे में. नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ये एलिमेंट्स 2+3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है ना. ओके, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस इनके ट्राइऑक्साइड बेसिकली एसिडिक हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी इनके ट्राइऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बिस्मथ ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है. जबकि इनके सभी के पेंटाऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे. पेंटाऑक्साइड एसिडिक होंगे. ओके, देन स्टूडेंट्स ऑक्साइड के बाद हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स पे, यानी जैसे अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टबीन एंड बिस्मथीन. सबसे बात करते हैं सबसे बॉइलिंग टेम्परेचर की बात, या पहले मेल्टिंग पे आ जाते हैं. मेल्टिंग सबसे ज्यादा किसका होगा? अमोनिया के बाद स्टबीन, फिर आर्सिन एंड देन फास्फीन. बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टबीन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके बाद अमोनिया आएगा, देन आर्सिन आएगा, देन फास्फीन आएगा. ठीक है ना. द रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा? अमोनिया से बिस्मथीन की तरफ हम जाएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि थर्मोस्टेबिलिटी इनकी कम हो रही है, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा.
तो बिस्मथिन द मोस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा इसमें। एंगल नीचे आने पर क्या होगा, कम होगा। लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ओके, एक बात और स्टूडेंट अगर हम करते हैं यहां पे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नीचे आने पर कम होगी, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम आएगी, 1.9 1.9। ओके, और ऐसे ही कार्बन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट कार्बन में कार्बन के जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 2.5, सिलिकॉन की आएगी 1.8 और वहां से टिन तक 1.8 रहती है, लेकिन लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 से बढ़ जाती है, यानी 1.9 आ जाएगी। ठीक है, अब हाइड्राइड के बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं इनके हैलाइड्स की बात करते हैं। इनके सभी के जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट है, लेकिन बिस्मथ का जो ट्राई फ्लोराइड है वो आयनिक है। रिमेंबर, बिस्मथ ट्राई फ्लोराइड कैसा है, आयनिक है। इसको छोड़कर बाकी सभी ट्राई हैलाइड कोवेलेंट है, जिसमें आपको बता दें कि NCl3, NBr3 और Ni3 ये सभी कैसे हैं, एक्सप्लोसिव है, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, जबकि वहीं पर इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव, इसलिए एक्सप्लोसिव है। पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वहीं पर NF3 स्टेबल है, NF3 स्टेबल है। ओके, अब इनके कंपाउंड के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो कंपाउंड से पहले एक और डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं एक अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। अतः जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके साथ ही साथ कुछ एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, यानी कुछ इंप्योरिटीज बनती हैं। इंप्योरिटीज ऐसे बनेंगी, ये अमोनियम में एसिडिक कैरेक्टर होता है, नाइट्रेट को बदलेगा नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। इसके अलावा यानी जो इंप्योरिटीज जो आएंगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंप्योरिटीज आएंगी नाइट्रिक एसिड की और NO की। ठीक है ना, जिनको रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग देम थ्रू बाय पासिंग देम थ्रू एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इसके अलावा नाइट्रोजन का प्रिपरेशन एक और बहुत अच्छा है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, नाइट्रोजन बनेगा, Cr2O3 आ जाएगा प्लस वाटर एंड प्लस यहां पर हीट आ जाएगी। ठीक है ना, ओके। एज ए ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड को अगर हम हीट करते हैं तो बेरियम मेटल मिल जाएगा एंड प्लस नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, प्योर नाइट्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन इन दिस एसाइड। इसमें नाइट्रोजन का यूज के बारे में बात करते हैं, यूज इन मेकिंग अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत लो है, लगभग -180 डिग्री सी के आसपास, इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका कंपाउंड जो बहुत अच्छा है वो अमोनिया। अमोनिया अमोनिया का प्रिपरेशन करने के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन करके हम रिएक्शन कराते हैं अंडर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहां पर क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है ना, हालांकि इसको हम फाइनली डिवाइडेड आयरन भी कह सकते हैं और मॉलिब्डेनम यहां पे प्रमोटर होता है। ठीक है, क्योंकि हम फाइनली डिवाइडेड आयरन ना लेके यहां पे आयरन की ऑक्साइड लेते हैं। ठीक,
अमोनिया का प्रिपरेशन और हम कैसे कर सकते हैं? बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद एल्कली। कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, अमोनिया गैस बनेगी। इसके अलावा यूरिया के हाइड्रोलिसिस से भी अमोनिया बन जाती है। अमोनिया का मेन यूज क्या है? देखिए, अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बेसिकली किसी डी ब्लॉक मेटल केटायन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले उसका हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं तो वो अमीन कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है सभी। लेकिन तीन ऐसे मेटल केटायन होंगे, तीन ऐसे मेटल होंगे जिनके केटायंस हाइड्रोक्साइड से अमीन कॉम्प्लेक्स में नहीं बदलते हैं। वो कौन कौन से हैं? मैग्नीज, आयरन एंड मरकरी। ये अमीन कॉम्प्लेक्स में नहीं बदल पाते ऑन एडिंग एक्सेस अमोनिया। अमोनिया का जो मेजर यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड मेथड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं। स्टूडेंट, नाइट्रोजन N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 and N2O5। इस ग्रुप में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 से लेकर +5 तक ऑक्साइड्स बनाता है। ये दोनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी प्रैक्टिकली नहीं के बराबर है। ये एसिडिक हैं, बाकी सभी एसिडिक होंगे। ओके, अच्छा, इसको हम मिक्स एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड। इसमें स्टूडेंट्स एनएन लिंकेज मिलेगा, ठीक है ना? इसमें एनएन लिंकेज है, N2O4 में एनएन लिंकेज आएगा और इसमें NON लिंकेज आएगा। हालांकि जब हम इसको, हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार आप एनएन लिंकेज ही मान के चलिए इसको, ठीक है? अच्छा, कलर में बात करें तो N2O3 ब्लू, NO2 ब्राउन, ये कलरलेस, N2O4 कलरलेस, N2O5 कलरलेस, और बाकी N2 और NO क्या होंगे? कलरलेस होंगे। ठीक है ना? इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट के हीटिंग से आ जाएगा। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम कॉपर से करा दें, फेरस सल्फेट के साथ करा दें। N2O3 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? NO और NO2 के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। N2O4 को हम क्या है? NO2 के डाइमराइजेशन से कर लेंगे, और N2O5 का प्रिपरेशन हम करेंगे जब हम P2O5 की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल डिहाइड्रेट इनटू N2O5। ओके, इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पर। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं ओसवाल्ड्स मेथड। ओसवाल्ड्स प्रोसेस, ठीक है ना? ओसवाल्ड प्रोसेस में स्टूडेंट्स अमोनिया गैस का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं बाय एटमॉस्फेरिक एयर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, या प्लैटिनम को हम लोग यहां पे गैस के फॉर्म में लेते हैं लगभग 800 डिग्री सी पर। तो सबसे पहले यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है स्टूडेंट्स, और वाटर बन जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को लगभग 25 डिग्री सी पर फिर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के NO2 में बदलते हैं। NO2 को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, HNO2 बनेगा, N प्लस HNO3 बन जाएगा, और HNO3 बन जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर HNO2 फिर डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा HNO3 और NO में, और फिर इस NO को हम रिसाइकिल कर लेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से बना लेते हैं। नाइट्रिक एसिड में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डोमिनेंट है ओवर इट्स ऑक्सीडाइजिंग, नंबर 1 थिंग। दूसरी बात, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का जो कलर है
वो येलोइश ब्राउन दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NO2, क्योंकि नाइट्रिक एसिड लगभग 40 डिग्री से ऊपर क्या होगा, डिकम्पोज होने लगती है NO2 में और ऑक्सीजन दे देती है। तो द येलोइश ब्राउन कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ dissolved NO2. Next thing, nitric acid, non-metals like boron, sulfur, phosphorus, iodine, इन सभी को ऑक्सीडाइज करती है इनके करस्पॉन्डिंग इक फॉर्म ऑफ एसिड में। यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडिक में, सल्फर को सल्फ्यूरिक में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, बोरान को आर्थोबोरिक, एमार्फस बोरान को आर्थोबोरिक एसिड में। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कि जब रिएक्शन हम कुछ ऐसे मेटल से कराते हैं जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से, तो ये पैसिव हो जाते हैं। यानी वो नाइट्रिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन 80% से ज्यादा है, ऐसा नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बेरिलियम, एल्यूमिनियम, chromium, iron, nickel and cobalt becomes passive due to formation of impervious oxide layer over their surface, and therefore containers made of aluminum are used for carrying of nitric acid. अब हम बात करेंगे जिंक और कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे होती है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने जिंक की रिएक्शन, जिंक मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं एक बार कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा प्लस NO2 आएगा एंड प्लस वाटर। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स, तो जिंक नाइट्रेट प्लस N2O एंड प्लस वाटर। ओके, सिमिलरली अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बन जाएगा प्लस NO2 एंड प्लस वाटर। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्यूप्रिक नाइट्रेट, हालांकि बनेगा पहले क्यूप्रस, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा क्यूप्रिक में, अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा एंड प्लस वाटर। ओके, तो स्टूडेंट एक और बड़ा अच्छा इसका यूज है पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील पर ऑक्साइड फिल्म को डेवलप करने के लिए भी हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब नाइट्रोजन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है, उसे कंपाउंड जो हमें पढ़ने हैं, वो है फास्फोरस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ओके, फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में आएगा, रेड फास्फोरस P4 टेट्राहेड्रल आपस में लिंक होकर एक चेन बनाएंगे, और ब्लैक फास्फोरस एक कोवलेंट सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, हालांकि वो अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, रोम्बिक, रोम्बोहेड्रल एंड क्यूबिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन ब्लैक फास्फोरस को हम क्या मानेंगे, एक कोवलेंट सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। व्हाइट फास्फोरस फास्फोरसेंस शो करता है, यानी अगर उसको एटमॉस्फेरिक एयर में रख देंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर से धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है और P410 में बदल जाता है जैसे, और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, जैसे टेम्परेचर पहुंच जाता है 35 डिग्री सी के आसपास का, स्टार्ट्स बर्निंग। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस को हम लोग वाटर में डिप करके रखते हैं ताकि ये एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोजर में ना आए और इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और जब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, हीट निकलती है, वो हीट एक लाइट के फॉर्म में निकलती है जिसको हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, घोस्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनिश येलो कलर होता है, जबकि रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस
केमिल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस शो नहीं करते हैं। व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड में या अदर एल्कली में रिएक्ट कर जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, जबकि रेड और ब्लैक फास्फोरस ये नॉर्मल कंडीशंस पर एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फास्फोरस डिसॉल्व हो जाता है, जबकि रेड और ब्लैक डिसॉल्व नहीं होते। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, खैर अभी फास्फिन के प्रिपरेशन में हम आपको बता देंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड फास्फोरस की, ठीक है ना, तो रेड फास्फोरस हमने क्या बताया कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इन द चेन फॉर्म, और चेन का एक यूनिट क्या है, टेट्राहेड्रन है ना, इस टाइप से, यानी रेड फास्फोरस होगा। देखिए फास्फोरस फास्फोरस, ये रेड फास्फोरस का हमने बना दिया स्ट्रक्चर। P4 का तो सभी लोग जानते हैं आप लोग। ओके, ये रेड फास्फोरस का हो गया है ना। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ब्लैक फास्फोरस की, उससे कम डेंसिटी किसकी होगी, रेड की, सबसे कम किसकी होगी, व्हाइट की। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ब्लैक की, उससे कम रेड की, और उससे कम व्हाइट की। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट ब्लैक फास्फोरस की। ब्लैक फास्फोरस को स्टूडेंट क्या करते हैं, जब रेड ब्लैक फास्फोरस दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक, ठीक है ना। तो जो रेड फास्फोरस को जब हम हीट करते हैं 803 केल्विन पर इन ए शील्ड ट्यूब, देन वी ऑब्टेन स्टूडेंट्स ब्लैक फास्फोरस। इसी तरीके से व्हाइट फास्फोरस से हम लोग ब्लैक फास्फोरस बना सकते हैं एट 473 केल्विन पर हीट करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा रेड फास्फोरस के थ्रू, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब फास्फोरस का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सबसे पहले हम लेते हैं फास्फिन, ठीक है, फास्फिन लेता हूं। फास्फिन का प्रिपरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट फास्फिन का प्रिपरेशन है P4 प्लस NaOH, यानी व्हाइट फास्फोरस को हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में, तो फास्फिन बन जाता है N प्लस NaH2PO2 बनता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा फास्फोरस के अस्फॉर्म एसिड को हीट करने से भी फास्फिन बनेगा। एक और अच्छी रिएक्शन है कैल्शियम फास्फाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें तो फास्फिन का फॉर्मेशन होगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब फास्फिन का प्रिपरेशन होता है तो फास्फिन के साथ साथ एक इंप्योरिटी बनती है जिसका नाम है डाइफास्फिन यानी P2S4, जो कि मैचस्टिक का काम करता है, माचिस की तीली का तरीके से काम करता है। तो जैसे इस फास्फिन को हम एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज करते हैं तो डाइफास्फिन क्या करता है, फास्फिन को बर्न कराता है। हालांकि प्योर फास्फिन इज स्टेबल इन एटमॉस्फेरिक एयर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइफास्फिन इट स्टार्ट्स बर्निंग इनटू H3PO4 और एक स्मोक रिंग्स बन जाती है, ठीक है ना। इसलिए फास्फिन का प्योरिफिकेशन करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फास्फिन बनती है उसको कंसंट्रेट HI में पास करा देते हैं, जिससे डाइफास्फिन उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, फास्फिन रिएक्शन करती है, फास्फोनियम आयोडाइड बनता है, जिसको बाद में हम लोग क्यूएच के साथ हीट करके फास्फिन गैस बना लेते हैं, ठीक है ना। फास्फिन के साथ एक और है, कलरलेस है, पॉइजनस है, रॉटन फिश स्मेलिंग गैस है, ठीक। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स, फास्फिन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है, लेकिन फास्फिन के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम इरेडिएट करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में इरेडिएट करते हैं, तो क्या होगा, दिस फास्फिन कन्वर्ट्स इनटू रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि
अमोनिया को जब कभी डी ब्लॉक के केटायंस में डालते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, लेकिन फास्फीन की रिएक्शन जब हम किसी ट्रांजिशन मेटल केटायन के साथ कराते हैं तो वहां पर फास्फाइड का ब्लैक कलर का पीपीटी बनता है। देखिए रिएक्शन में लिख के बताता हूं आपको। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट हमने ले लिया। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो यहां पे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है और ये पेल ब्लू का पीपीटी बनेगा। लेकिन अगर हम फास्फीन लेते हैं तो यहां पर कॉपर फास्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, है ना, ये ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ओके, अब यहां पर जब हम एक्सेस अमोनिया डाल देते हैं, एक्सेस अमोनिया सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो जानते हो यहां पे क्या बन जाएगा, CO अमोनिया होल 4N2+ बन जाएगा, डीप ब्लू कलर का बन जाएगा डिफरेंस। ऐसे अगर हम यहां मरकरी लेते हैं तो मरकरी के साथ साथ स्टूडेंट्स यहां पे बेसिकली क्या होगा, बेसिक यहां पर कार्बिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, लेकिन यहां पर मरकरिक फास्फेट का ब्लैक कलर का पीपीटी बन जाएगा। स्टूडेंट्स के अलावा हम लोग डाइफास्फीन का इस्तेमाल करते हैं कहां पे, होम सिग्नल्स में, है ना, कि जब एक शिप किसी हार्बर के पास पहुंचता है तो क्या होता है, एक मेटालिक कंटेनर होता है जिसमें कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है, उसमें 2 होल करके उसका जो सेलर है वो समुद्र में फेंक देता है, पानी उसमें एंटर करता है तो कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है एसिटाइलिन और कैल्शियम फास्फाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है फास्फीन प्लस P2H4। तो P2H4 बर्निंग यानी मैचस्टिक का काम करेगा, वो एसिटाइलिन को बर्न कराता है, यानी आपको आग दिखेगा और फास्फीन बर्न होती है। फास्फीन बर्निंग से क्या होगा, आपको स्मोक्स दिखता है। तो होम सिग्नल्स में कौन सी गैस मैचस्टिक का काम करती है, वो है डाइफास्फीन यानी P2H4। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स पर यानी ट्राई हैलाइड्स। और तो फास्फोरस के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, जैसे PCl3 को बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फास्फोरस की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएं तो PCl3 बन जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं कि P4 की रिएक्शन जब हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से साथ में SOCl2 के साथ में, तो यहां बन जाता है PCl3 बन जाएगा प्लस H2Cl2 बन जाएगा, सल्फर मोनोक्लोराइड एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम PCl5 का प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो P4 की रिएक्शन हम कराएंगे एक्सेस क्लोरीन के साथ में, तो यहां बन जाएगा PCl5 बनेगा। साथ ही साथ P4 की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहां बन जाएगा PCl5 N प्लस SO2। डिफरेंस, थायोनिल क्लोराइड के साथ PCl3 और जबकि सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ PCl5। इसके साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, PCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो फास्फोरस एसिड बनेगा और PCl5 का पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो सकता है, यानी POCl3 बनेगा और फिर sp-PO4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके बाद एक और रिएक्शन आपको बता सकते हैं कि जैसे PCl5 आसानी से क्या होगा, डिकम्पोज हो जाता है PCl3 और क्लोरीन में, और अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम Ag सिल्वर से करा दें तो क्या बन जाएगा, PCl3 N प्लस AgCl का बन जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट, फास्फोरस के ऑक्सीएसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि फास्फोरस के किसी ऑक्सीएसिड में स्टूडेंट्स पीएच और पीपी बॉन्ड नहीं होते हैं, पीएच और पीपी बॉन्ड नहीं होते हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जैसे H3PO2 की रिएक्शन, इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन होती है तो क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ हैविंग 2 pH बॉन्ड्स। मेटालिक सिल्वर मिल जाएगा प्लस H3PO4 बनेगा एंड प्लस SNO3 बन जाएगा, प्लस SNO3, ठीक है ना। इसकी जगह हम मर्क्यूरिक नाइट्रेट ले सकते हो तो यहां मर्करी आ जाएगा, ठीक है ना। यहां H3PO3 भी हम ले सकते हैं। एक और लास्ट में रिएक्शन
PCl3 एंड प्लस H3PO3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो H4P2O5 बन जाएगा, यानी पायरोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। एंड लास्ट में वन थिंग, रेड फास्फोरस प्लस एल्कली, अगर हम इसको हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइपो, यानी H4P2O6 बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सो these are key points about 13, 14 and 15 group elements and their compounds. Thank you, friends.